फ्रेंड्स, हरियाणा सिविल सर्विस का HPSC का एग्ज़ाम होने जा रहा है 24 जुलाई को। और इस सीरीज़ में हम देखने जा रहे हैं कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। पिछला एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा कि एक क्वेश्चन जो पॉलिटी से था वो ये पूछा गया था, असर्शन और रीजनिंग वाला था। फाइनेंशियल बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द लोअर हाउस, दैट इज़ लोकसभा। लोअर हाउस को लोकसभा बोलते हैं, सभी जानते हैं। और रीजन इसका लोअर हाउस लोकसभा इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल बिल मनी बिल से रिलेटेड होते हैं ये। और अगर आप लक्ष्मीकांत देखेंगे तो उसमें दो तरीके के फाइनेंशियल बिल दिए हुए हैं, फाइनेंशियल बिल 1, फाइनेंशियल बिल 2। जो फाइनेंशियल बिल 1 है ये तो केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल बिल 2 हैं बिल्कुल ऐसे ही लिखा हुआ है, आप पार्लियामेंट वाला चैप्टर देखेंगे लक्ष्मीकांत में। तो जो फाइनेंशियल बिल 2 है ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। तो क्योंकि यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है कि फाइनेंशियल बिल 1 है या 2 है, तो हम दोनों मान के चलेंगे ये दोनों की बात कर रहा है, दोनों की बात कर रहा है। तो देखो फाइनेंशियल बिल 2 है, वो राज्यसभा में पेश हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, एसर्शन गलत है। लोअर हाउस और लोकसभा इज़ डायरेक्टली इलेक्टेड बाई द पीपल, तो ये सही है। जो लोअर हाउस है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, तो ए करेक्ट है एंड आर रॉन्ग है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये आंसर होगा। लेकिन अब पेपर दूसरा आने वाला है, तो बिल से रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो हम बिल्स को समझ लेते हैं, वहाँ से हम जो है आंसर्स दे पाएंगे क्वेश्चंस के। ओके तो हम देख रहे हैं टाइप्स ऑफ बिल्स। ठीक है, बेसिकली देखो 3 टाइप के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इन तीनों के डिफरेंसेस के बेसिस पे अक्सर जो MCQs वाले क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं और पूछे जाते हैं। ऑर्डिनरी बिल में क्या होता है, मनी बिल में क्या होता है, ये हम देखेंगे एक एक करके। ऑर्डिनरी बिल की हम पहले से बात कर लेते हैं। हम बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिवली यहाँ बात नहीं कर रहे हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर रहेंगी, कुछ चीज़ें छूट जाएंगी, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हम उनकी बात करेंगे यहाँ पर। ऑर्डिनरी बिल को कैन बी इंट्रोड्यूस इन आइदर हाउस, मतलब कि हम इसको लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं एक ऑर्डिनरी बिल को। पास्ड विद सिंपल मेजॉरिटी इन बोथ दी हाउसेज, ठीक है, दोनों ही हाउसेज में सिंपल मेजॉरिटी के साथ में ये बिल पास हो जाएंगे। उसके बाद में प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाते हैं और वो बिल जो है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब आते हैं मनी बिल। भाई मनी बिल बहुत स्पेशल बिल है, इस पर अक्सर झंझट झगड़े सब कुछ होता रहता है। होता क्या है कि जो मनी बिल है इसको केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, मनी बिल को पहचानते कैसे हैं? आर्टिकल 110 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, आर्टिकल 110 में। ठीक है, 6-7 सब्जेक्ट्स हैं, उनको आप पढ़ोगे तो उनमें से अगर कोई सब्जेक्ट किसी भी बिल में मेंशन्ड है और केवल वही सब्जेक्ट मेंशन्ड है तो वो मनी बिल कहलाएगा। ठीक है, मनी बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए भाई प्रेसिडेंट की, केवल और केवल लोकसभा में ही आएगा, ध्यान रखो। ऑर्डिनरी बिल हमने आपको बताया था कि दोनों जगह आ सकता है, लेकिन मनी बिल केवल और केवल लोकसभा में आएगा। अब देखते हैं मनी बिल के बारे में और क्या है कि मनी बिल को देखो राज्यसभा रिजेक्ट या अमेंड नहीं कर सकती है, राज्यसभा केवल अपनी रिकमेंडेशन दे सकती है मनी बिल के ऊपर, जबकि ऑर्डिनरी बिल के केस में ऐसा नहीं था। ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में भी पास होगा, राज्यसभा में भी पास होगा, और अगर एक हाउस में पास हो जाता है दूसरे हाउस में पास नहीं होता तो उसके लिए एक जॉइंट सेशन का प्रोविज़न होता है, इसको डेडलॉक बोलते हैं। एक सर्टेन टाइम पीरियड रहता है, तब तक अगर दोनों हाउसेज से पास नहीं होता है तो वो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बुलाते हैं। लेकिन अगर हम मनी बिल की बात करें, ये ऑर्डिनरी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं, लेकिन हम बात करें मनी बिल की तो मनी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती। जॉइंट सिटिंग बुलाने की इनफैक्ट ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी पावर्स जो हैं लोकसभा के पास में, राज्यसभा इस बिल को रिजेक्ट कर ही नहीं सकती है, तो जॉइंट सिटिंग का तो कोई मुद्दा है ही नहीं। फिर क्या है कि राज्यसभा को 14 दिन के अंदर मनी बिल को वापस करना होता है। तो जो भी सरकार आती है वो देखो अपनी लोकसभा में मेजॉरिटी लेकर के आती है। कई बार जो रूलिंग पार्टी होती है उसके पास में राज्यसभा में मेजॉरिटी नहीं होती, तो कई बिल्स को वो तोड़ मरोड़ करके मनी बिल के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं, ताकि राज्यसभा में अड़चन ना आए उसके पास होने में। ऐसा पहले भी कई बार कंट्रोवर्सी रही है, आपने देखा ही होगा। तो अच्छा, अब ये देखो मनी बिल डिफाइन कौन करता है, बताएगा कौन भाई कोई पर्टिकुलर बिल मनी बिल है कि नहीं है। इफ एनी क्वेश्चन अराइजेज वेदर अ बिल इज़ अ मनी बिल और नॉट, देन द डिसीजन ऑफ स्पीकर इज़ फाइनल इन दिस रिगार्ड। ठीक है, एक बिल मनी बिल है या नहीं,
ये कौन डिफ़ाइन करता है? इसको स्पीकर डिफ़ाइन करता है, ठीक है। वही बताता है कि भाई ये मनी बिल है कि नहीं है। अगर स्पीकर ने बोला कि भाई ये मनी बिल है, तो फिर किसी भी कोर्ट में आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते हैं, उसका डिसीजन जो है एब्सोल्युटली फाइनल है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल्स की। देखो, हमने आपको बताया था कि मनी बिल वो होता है जिसमें आर्टिकल 110 के मैटर्स हों। फाइनेंशियल बिल क्या है? कंटेन्स मैटर्स स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 110 विद अदर मैटर्स ऑल्सो, ठीक है। और भी मुद्दे होंगे जनरल लेजिस्लेशन के, अदर मैटर्स होंगे। दूसरी चीज़ क्या है फाइनेंशियल बिल 1 के बारे में? कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा। मैंने आपको बताया था फाइनेंशियल बिल 1 केवल और केवल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है मनी बिल की तरह, और इसके लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन भी चाहिए। लेकिन मनी बिल से डिफरेंस क्या है फाइनेंशियल बिल 1 में? क्योंकि इसमें देखो अदर सब्जेक्ट मैटर भी है, तो राज्यसभा को रिजेक्ट और अमेंड करने की पावर दी गई है फाइनेंशियल बिल 1 को, ठीक है। और जो मनी बिल था उसको प्रेसिडेंट या तो अपना असेंट दे सकता था या फिर उसको रिजेक्ट कर सकता था। लेकिन इस केस में प्रेसिडेंट के पास तीसरा ऑप्शन भी रहता है फाइनेंशियल में कि वो रिकन्सिडरेशन के लिए हाउसेस को वापस भेज सकता है फाइनेंशियल बिल 1 को, ठीक है। अब हम बात करते हैं फाइनेंशियल बिल 2। फाइनेंशियल बिल 2 में क्या होता है? तो देखो भाई, फाइनेंशियल बिल 2 कंटेन्स एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आप लोग जानते ही हैं, नहीं जानते तो किसी दिन किसी वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे इस पर। तो ये क्या है फाइनेंशियल बिल 1 कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से एक्सपेंडिचर को तो इंक्लूड करेगा, लेकिन आर्टिकल 110 का उसमें कोई भी मैटर नहीं होगा। ये ऑर्डिनरी बिल की तरह ही बिहेव करता है बिल्कुल, एक्सेप्ट केवल एक ही चीज़ है इसमें एक्सेप्शन है कि भाई प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, यानी कि ये दोनों ही हाउसेस में प्रेजेंट किया जा सकता है। ये बात लक्ष्मीकांत पे लिखी हुई है और इसी के बेसिस पर हमने उसका आंसर बनाया था कि हमारा एसर्शन जो है वो गलत था, ठीक है। अब बात करते हैं एक और तरीके का बिल होता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल देखो, ये भी किसी भी हाउस में आ सकता है, राज्यसभा में या फिर लोकसभा में, है ना। मनी बिल देखो केवल लोकसभा में आ सकता था, फाइनेंशियल बिल 1 केवल लोकसभा में आ सकता था, लेकिन ये जो है लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा में भी आ सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ऐसे ही ऑर्डिनरी बिल आ सकता है। और देखो जो आपका मनी बिल था या फिर जो ऑर्डिनरी बिल था, उनके पास होने के लिए हमें चाहिए थी सिंपल मेजॉरिटी। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। लेकिन जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, तो यहाँ पर इसको पास होने के लिए चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होगा कि 50% ऑफ प्रेजेंट, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग रहता है इसमें, एंड 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। स्पेशल मेजॉरिटी के लिए 2/3 यानी 66.66% और 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ होना चाहिए मिनिमम। मान लो देखो कुछ लोग हो सकता है कि उस दिन छुट्टी पे होंगे, वोट नहीं डाल पाएंगे, तो मिनिमम 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ तो होना ही होना चाहिए, इतने वोट तो मिलने ही चाहिए उसको। और जो इतने प्रेजेंट हैं उसके 2/3 जो है इसके फेवर में वोट करें, तब ये जाकर के पास होगा। तो इस तरीके से ये कुछ चीज़ें थी बिलों के बारे में। बिल से अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे MCQ से बनता है तो इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर हम बिल से रिलेटेड क्वेश्चंस कर पाएंगे, ठीक है। आगे हम और भी क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।